Memories of Childhood by Sitkala Sa and Bama. The cutting of my long hair. सिबों के देश में पहला दिन कड़ाके की ठंडक का था। बर्फ अब भी जमीन को ढके हुए थी और पेड़ नंगे थे। नाश्ते के लिए एक बड़ी घंटी बजी। इसकी ऊंची धातुई आवाज ऊपर घंटाघर से कड़कती हुई हमारे नाजुक कानों तक पहुंची। नंगे फर्शों पर जूतों की परेशान करने वाली खड़खड़ाहट की आवाज ने हमको कोई शांति प्रदान नहीं की। कठोर शोरों का लगातार टकराव, बहुत से लोगों के द्वारा अनजान भाषा की अंतर्धारा ने एक ऐसा प्रचंड शोर पैदा किया जिसके अंदर मैं बुरी तरह बंधी हुई थी। और हालांकि मेरा दिल खोई हुई आजादी के लिए संघर्ष करने में फटा जा रहा था, यह सब बेकार था। एक पीले चेहरे, सफेद बालों वाली औरत हमारे पीछे आई। हमें लड़कियों की उस पंक्ति में रखा गया था जो भोजन कक्ष में जा रही थी। ये रेड इंडियन लड़की थी, सख्त जूते और बहुत ही छिपाई हुई पोशाक पहने। छोटी लड़कियां आस्तीन वाले पेटबंद पहने हुए थीं और उनके बाल चोटीदार पद्धति से कटे हुए थे। जैसे कि मैं बिना शोर किए अपनी मुलायम जूतों में जा रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फर्श पर धंसती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कंबल को मेरे कंधों से उतार लिया गया था। मैंने रेड इंडियन लड़कियों को सख्ती से देखा, जिनको यह परवाह नहीं थी कि वे अपने तंग कपड़ों में मेरे से भी ज्यादा निर्लज ढंग से कपड़े पहने हुए थी। जब हम मार्च करके अंदर गए तभी लड़कों ने सामने के दरवाजे से प्रवेश किया। मैंने उन 3 बहादुरों को देखा जो हमारी पार्टी में आए। मैंने उनको पीछे की पंक्ति में देखा जो वैसे ही परेशान लग रहे थे जैसे मैं। एक छो घंटी बजाई गई और हर विद्यार्थी ने मेज के नीचे से कुर्सी निकाली। मान लिया जाए इस कार्य का मतलब था कि उनको बैठाया जाना था, तो मैंने अपनी कुर्सी निकाली और इसमें एक तरफ से चुपचाप बैठ गई। परंतु जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने देखा कि मैं अकेली ही बैठी हुई थी और बाकी के हमारी मेज पर खड़े रहे। जैसे ही मैं उठने लगी, चोरी चोरी देखते हुए कि किस तरह कुर्सियों का उपयोग होना है, एक दूसरी घंटी बजाई गई। अंत में सब बैठ गए और मुझे फिर अपनी कुर्सी पर सरक कर जाना पड़ा। हॉल के आखिर में मैंने एक आदमी की आवाज सुनी और मैं उसको देखने के लिए घूमी, लेकिन बाकी सब अपनी प्लेटों पर सिर नीचे किए हुए थे। ज्यों ही मैंने मेजों की लंबी कतार की तरफ देखा, मैंने अपने ऊपर केंद्रित एक पीले चेहरे वाली औरत की आंखों को देखा। तुरंत मैंने आंखें नीचे कर ली, यह सोचते हुए कि वो अजनबी औरत मुझे क्यों ध्यान से देख रही है। उस आदमी ने अपनी फुसफुसाहट बंद कर दी और फिर तीसरी घंटी बजी। हर एक ने अपने कांटे छुरी उठा लिए और खाना शुरू कर दिया। मैं इसकी बजाय रोने चिल्लाने लगी, क्योंकि इस समय तक मैं और कुछ करने की जोखिम नहीं उठा रही थी। परंतु यह फार्मूले द्वारा खाना पीना पहले दिन की सबसे कठिन परीक्षा नहीं थी। प्रातःकाल देरी से मेरी दोस्त जूडवन ने मुझे घोर चेतावनी दी। जूडवन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी और उसने पीले चेहरे वाली औरत को हमारे बहुत ज्यादा लंबे बालों के कटवाने की बात करते सुना था। हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि केवल अनाड़ी योद्धा जो पकड़े जाते हैं, उन्हीं के बाल दुश्मन द्वारा काटकर छोटे किए जाते हैं। हमारे लोगों में छोटे बाल शोक प्रकट करने वाले रखते थे और कटे हुए छोटे बाल केवल कायर आदमी। कुछ देर हमने अपनी स्थिति पर विचार विमर्श किया और जब जूडवन ने कहा हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वे ताकतवर हैं, तो मैंने विद्रोह कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी, मैंने जवाब दिया। मैंने अपना मौका देखा और जब कोई नहीं देख रहा था, मैं खिसक गई। मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे अपने चू चू करने वाले जूतों में जितना चुपचाप हो सकता था, मेरे मोकाशिन की जगह जूते दे दिए गए थे। एक खुले दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए मैंने 3 बिस्तरों सहित एक बड़ा कमरा देखा। खिड़कियां गहरे हरे रंग के पर्दों से ढकी हुई थीं, जिससे कमरा काफी धुंधला हो गया था। किसी के वहां न होने के कारण से मैंने दरवाजे से दूर कोने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। मैं अपने हाथों और घुटनों पर रेंगती हुई बिस्तरे के नीचे पहुंची और एक अंधेरे कोने में सिमट कर बैठ गई। अपने छिपे हुए स्थान से मैंने बाहर देखा। मैंने जैसे कि कदमों की आवाज को नजदीक सुना। मैं डर के मारे कांप रही थी।
हालांकि हाल में ऊंची आवाजें मेरा नाम पुकार रही थीं, और मैं जानती थी कि जूडविन भी मेरी तलाश कर रही होगी। मैंने जवाब देने के लिए मुंह नहीं खोला। कदमों में तेजी आ गई और आवाजें उत्तेजित हो गई। आवाजें नजदीक आती चली गईं। औरतें और लड़कियां कमरे में आईं। मैंने सांस रोक लिया और उनको अलमारियों के दरवाजे खोलते और बड़े बड़े संदूकों के पीछे झांकते देखा। किसी ने पर्दे हटा दिए और अचानक कमरे में रोशनी हो गई। मुझे पता नहीं कि किस कारण से वे झुके और बिस्तरे के नीचे देखा। मुझे याद है कि मुझे खींचकर निकाला गया, हालांकि मैंने लाते मारकर जोर से खरोंच कर विरोध किया। न चाहते हुए भी मुझे नीचे ले जाया गया और जोर से एक कुर्सी से बांध दिया गया। मैं जोर से चीखी, इस दौरान सिर हिलाती रही जब तक मैंने कैंची के ठंडे ब्लेड अपनी गर्दन पर महसूस और उनको मेरी एक मोटी चोटी काटते नहीं सुना। फिर मेरा साहस जवाब दे गया। जब से मुझे माँ के पास से दूर ले जाया गया है, मैंने घोर अपमान सहे हैं। लोगों ने मुझे घूर कर देखा है। एक लकड़ी की कठपुतली की तरह मुझे हवा में उछाल दिया गया है, और अब काया की तरह मेरे बाल भी काटकर छोटे कर दिए गए हैं। पीड़ा में मैंने माँ के लिए विलाप किया, परंतु सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया। किसी भी आदमी ने शांति से मुझे नहीं समझाया जैसे मेरी माँ किया करती थी, क्योंकि अब मैं चरवाहे द्वारा हाँके गए छोटे जानवरों में एक थी। We too are human beings। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ रही थी, मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में खुलकर बोलते हुए नहीं सुना था, परंतु यह जो कुछ भी है मैं इसे पहले ही देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी है, अनुभव कर चुकी हूँ और इसके द्वारा अपमानित हो चुकी है। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। एक पुराना थैला मेरे कंधे से लटका हुआ था। वास्तव में यह दूरी मिनट में चलकर पूरी करना संभव था, परंतु घर पहुँचने के लिए आमतौर पर मुझे कम से कम 30 मिनट लग जाते थे। रास्ते में चल रहे सारे आमोद प्रमोद और खेल देखते हुए गलियों में सारी मनोरंजन की नवीनताएं और विचित्र वस्तुएं, दुकानें और बाजार को देखते आवारागर्दी करते घर वापस आने में मुझे आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता था। करतब दिखाने वाला बंदर, सांप जिसको सपेरा अपने बॉक्स में रखता था और कभी कभी दिखा देता, साइकिल वाला जो 3 दिन से अपने साइकिल से नहीं उतरा था और जो दिन निकलने के समय से जोर लगाकर पैडल मार रहा था, जो रुपयों को उसको उत्साहित करने के लिए उसकी कमीज पर पिन से लगा दिए थे, चरखे, मंदिर के सामने पोंगल की चढ़त को पकाना, गांधी जी के बुत के पास सुखा गई मछली की दुकान, मिठाई की दुकान जो कि तली हुई छोटी मोटी खाने की चीजें, और सारी दूसरी दुकानें एक दूसरे के पास, गली को रोशनियां यह दिखाते हुए कि नीले से बदलकर बैंगनी हो सकती हैं। नारी कुर्बन खाना बदोश पिंजरे में जंगली कुबग लिए, सुई बेचते हुए, मिट्टी के मनिया और कान साफ करने के औजार। मैं इसे जारी रख सकती हूँ। हर चीज मुझे रोक लेती और मुझे आगे जाने नहीं देती। कभी कभी भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आ जाते, स्टेज लगा लेते और माइक द्वारा हमें लंबा चौड़ा और जोशीला भाषण दे डालते। फिर कोई नुक्कड़ नाटक होता, या कठपुतली का खेल, या न जादू न चमत्कार, कलाबाजी का तमाशा। यह सब कुछ कभी कभी होता, परंतु लगभग निश्चित रूप से कोई एक या दूसरा मनोरंजन चलता रहता। वैसे भी बाजार में कॉफी क्लब थे। जिस तरीके से हर बैराई कॉफी ठंडी करता, एक गिलास को ऊपर उठाता और इसका माल दूसरे हाथ में पकड़े गिलास में डाल देता, या किस तरह कुछ उन दुकानों के सामने बैठ जाते जहां प्याज काटे जा रहे थे, उनकी आंखें कहीं और मोड़ी हुई होती ताकि उनमें जलन न हो, या बादाम के पेड़ जो वहां उगे हुए थे और कभी कभी हवा इसके फल को नीचे गिरा देती थी। यह सब दृश्य मिलाकर मेरी टांगों को बांध लेते थे और मुझे घर जाने से रोकते थे। और फिर मौसम के अनुसार आम, ककड़ी, गन्ना, शकरकंदी, ताड़ के अंकुर, चना, ताड़ का शरबत और ताड़ का फल, अमरूद और कटहल। रोजाना मैं लोगों को मीठा और स्वादिष्ट तला हुआ छोटा मोटा नाश्ता, पायासमा, हलवा, उबली हुई इमली के बीज और आइसक्रीम बेचते हुए देखती थी। इसको देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आ गई। मेरा थैला मेरे कंधे पर टंगा हुआ। सामने वाले कोने में हालांकि एक खलिहान बना रखा था,
और मालिक बोरी बिछे हुए पत्थर की तलशिला पर बैठा हुआ सारी कार्यवाही देख रहा था। हमारे लोग मेहनत कर रहे थे, बैलों की जोड़ी को हाँक रहे थे, चारों तरफ घूमते हुए ताकि पैरों से रोंदा हुआ दाना भूसे से अलग हो जाए। जानवरों के मुंह पर छिका बांधा हुआ था ताकि वे भूसा न खा जाएं। मैं वहां कुछ देर यह तमाशा देखते हुए खड़ी हो गई। उसी समय हमारी गली का एक वृद्ध बाजार की दिशा से आ गया। जिस तरीके से वह चल रहा था उसके कारण मैंने खूब हंसना चाहा। मैं इतने बड़े आदमी को इस ढंग से एक छोटे से पैकेट को लेकर चलने पर मैं जोर जोर से हंसना चाहती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि उस पैकेट में वडाई या हरे केले की भज्जी जैसी कोई चीज है, क्योंकि लपेटने वाले कागज पर तेल के धब्बे थे। पैकेट को बगैर छुए सुतली से पकड़े हुए वह चला आया। मैं सोचती हुई वहां खड़ी थी, अगर वो इसको इस तरह पकड़े रहता है क्या पैकेट खुल नहीं जाएगा और वाडेस गिर जाएंगी। वृद्ध एकदम जमींदार के पास गया, नीचे झुका और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। डोरी पकड़े हुए हाथ को दूसरे हाथ से कटोरानुमा बना दिया। जमींदार ने पैकेट खोला और वाडेस खाने लगा। यह सब कुछ देखे जाने के बाद आखिर में मैं घर चली गई। मेरा बड़ा भाई वहाँ था। मैंने उसे यह कहानी पूरे हास्यजनक वर्णन से सुनाई, एक इतने बड़े आदमी द्वारा, और इस पर भी वृद्धा इस प्रकार पैकेट ले जाने का खेल बनाने से मैं हंसी से लोटपोट हो गई। परंतु अन्नन को मजा नहीं आया। अन्नन ने बताया कि वो आदमी इस प्रकार पैकेट उठाकर ले जाने के कारण हास्यजनक नहीं बन रहा था। उसने कहा कि हर आदमी विश्वास करता है कि वे उच्च जाति के हैं और इसलिए उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वे अपवित्र हो जाएंगे, इसीलिए उसको वह पैकेट सुतली से पकड़कर लाना पड़ा था। जब मैंने यह सुना तो मैं और हंसना नहीं चाहती थी। वे कैसे विश्वास कर सकते थे कि यदि कोई उस पैकेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जबकि वडाई पहले केले के पत्ते से लपेटा गया है और फिर कागज के पैकेट में, एक घृणित काम है। मैं इतनी उत्तेजित और क्रोधित हो गई कि मैं उन कमबख्त वडाई को सीधा अपने आप छू लेना चाहती थी। हमें इन लोगों को क्यों लाना और उठाना पड़ता है? मैंने सोचा इतना महत्वपूर्ण हमारा वृद्ध दब्बूपन से दुकानों पर हल्का फुल्का नाश्ता लेने जाता है और बड़े सम्मान से उसे देता है, झुकते और सिकुड़ते हुए उस आदमी को जो केवल वहाँ बैठता है अपने मुंह में ठूंस लेता है। इस विचार ने मुझे क्रोधित कर दिया। ऐसा कैसे है कि यह लोग अपने आप को इतना सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे सब मानव भावनाएं खो बैठे। लेकिन हम भी मानव प्राणी हैं। इन लोगों के लिए हमारे लोगों को यह छुटमुट काम नहीं करने चाहिए। हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए, अपनी मजदूरी लें और बात खत्म करें। मेरा बड़ा भाई जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था वो छुट्टियों में घर आया था। हमारे पास के गांव में वो प्राय लाइब्रेरी में पुस्तकें उधार लेने जाता था। सिंचाई तालाब के साथ साथ चलता एक दिन वो घर आ रहा था। जमींदार का एक आदमी उसके पीछे से आया। उसने सोचा कि अन्नन कुछ अनजाना लगता है और इसलिए उसने पूछ लिया, तुम कौन हो? अप्पा, तुम्हारा क्या नाम है? अन्नन ने अपना नाम बता दिया। तुरंत दूसरे आदमी ने पूछा, थाम्बी, तुम कौन सी गली में रहते हो? इसका मतलब था कि अगर उसको पता लग जाए हम किस गली में रहते हैं तो हमारी जाति भी जान लेगा। अन्नन ने मुझे यह सब बातें बताई और उसने कहा, क्योंकि हम इस जाति में पैदा हुए हैं, हमें कभी भी कोई सम्मान, महत्व या इज्जत नहीं दी जाती। हमें उन सब से वंचित रखा जाता है। परंतु अगर हम पढ़ें और प्रगति करें तो हम इन अपमानों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो, जितना पढ़ पाओ पढ़ो। अगर तुम हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे रहते हो, लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे और आपके साथ संबंध बना लेंगे। मेहनत करो और पढ़ाई करो। यह शब्द जो अन्नन ने उस दिन मुझसे बोले मुझ पर बहुत असर डाल गए और मैंने खूब पढ़ाई की, दिलो जान से, लगभग एक पागलपन से। जैसे कि अन्नन ने आग्रह किया था, मैं अपनी क्लास में प्रथम आई और उसके कारण से बहुत से लोग मेरे दोस्त बन गए। इसी के साथ ये इस कहानी का अंत होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।